गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने अभी पिछले वीडियो में टेंस पूरे किए और उस वीडियो में आपको ये भी बताया जो अब ग्रामर का टॉपिक शुरू करेंगे वो है वॉइस। एग्ज़ाम ये 2 नंबर का आता है। बोर्ड के एग्ज़ाम 10th की है, उसमें 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, इसलिए आज हम शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक वॉइस। वॉइस, अगर वॉइस का हम शाब्दिक अर्थ लें तो आवाज़, वाणी और वाच्य। तो हम यहाँ अब आता है कि वॉइस कितने प्रकार की होती है। तो वॉइस 2 प्रकार की होती है, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसमें कर्ता प्रधान होता है, जो मुख्य भूमिका निभाता है वो कर्ता होता है, और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। अब ये तो भी कितने प्रकार होते हैं। आगे आते हैं कि जो वॉइस बनाएंगे, जो एक्टिव वॉइस है इसको पैसिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो पढ़ते हैं वॉइस 2 प्रकार की। नंबर 1 एक्टिव वॉइस। दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, और पैसिव वॉइस जिसमें कर्म प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते हैं तो 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं मुख्य रूप से। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय मुख्यतः 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक्टिव वॉइस से जब पैसिव बनाते हैं तो 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 टेंस संबंधी परिवर्तन। नंबर 1 आता है टेंस संबंधी परिवर्तन। ये कैसे होता है देखते हैं। इधर मैं एक्टिव वॉइस लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं टीवी। पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस में ये वाक्य होंगे, ये जो नियम होंगे वो पैसिव में टेंस संबंधी परिवर्तन कैसे बदलेंगे ऐसे है। अगर हमारे एक्टिव वॉइस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो एस या टीएस हो, चेंज इनटू इज एम या डूडल भी हो। अगर हमारे एक्टिव वॉइस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई, उसके एस ई एस हो
या हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ईजेएमआर में। और अगर ईजेएमआर हो तो ईजेएमआर है तो ईजेएमआर प्लस बीइंग। उसके बाद हैज है, अब देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जो लिखा हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस या डूडज हो तो वॉइस बनाते समय पेश वॉइस में ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट फॉर्म ईजेएमआर में कन्वर्ट हो जाएगी। ईजेएमआर है तो ईजेएमआर में रहेगा, प्लस में क्या लग जाएगा, बीइंग। उसके बाद में हैज है हो तो हैज बीन, है बीन। अब टेंस पे आए, टेंस को देखें तो ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके आगे टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो इसलिए नहीं लिखा कि पेश वॉइस में जिस टेंस की सहायक क्रिया बी और बीन होती है उनके पेश वॉइस नहीं बनती, इसलिए पेश वॉइस 8 टेंसों में बनती है। तो 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के और 2 फ्यूचर के, कुल मिला के 8 टेंस हो गए जिनमें वॉइस बनती है। तो अब पास्ट का नाम लेते हैं। पास्ट में सिंपल में इंडेफिनिट में क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड ये हो तो किस में चेंज हो जाएंगी, वो आज वर्ब। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस में। अब आगे आ जाते हैं वाज हो तो वाज वर्ब प्लस बीइंग में बिल्कुल सेम पैटर्न है। जो प्रेजेंट टेंस में था वो ही सेम पास्ट टेंस में। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट पे आते हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट हैड। हैड बीन। तीन तीन कितने हो गए, 6। अब दो रह गए, शैल विल, shall be, will be। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, shall will, shall be, will be। फ्यूचर परफेक्ट, shall have, will have। shall have been, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस आना चाहिए था। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जिस टेंस की सहायक क्रिया बी और बीन होती है उसकी पेश वॉइस नहीं बनती। देखते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। और जिसकी बीन सहायक क्रिया आ जाती है, बीन हेल्पिंग वर्ब आ जाती है,
उसकी पेसिव वॉइस नहीं बनती। उसके बाद में पास्ट सिंपल की बनेगी, कंटिन्यूस की बनेगी, परफेक्ट की बनेगी। परफेक्ट कंटिन्यूस को छोड़ देंगे। उस प्रकार से फ्यूचर सिंपल शैल बी विल बी में। अब शैल बी विल बी जो फ्यूचर कंटिन्यूस की साइकिल है उसमें बी आ रहा है तो वो पेसिव वॉइस नहीं बनेगी, तो उसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट शैल है विल है जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, शैल है बीन और विल है बीन। इस प्रकार से वॉइस बनाते समय जो पहला परिवर्तन है टेंस संबंधी परिवर्तन वो इस प्रकार से है कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंडीशन में मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट फॉर्म हो इजएमआर में, इजएमआर है इजएमआर प्लस बीइंग में, हैज बीन में। सेकंड फॉर्म या डिड है वाज में, अगर वाज है तो वाज प्लस बीइंग, हैड है हैड बीन, शैल बी विल बी में, और शैल है बीन विल है बीन। इस प्रकार से ये टेंस संबंधी परिवर्तन हो गया। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको टेंस पढ़ाए हैं और टेंस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब मैंने टेंस कंप्लीट किए कि हमारे एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, ये हमें कंफर्म याद होने ही चाहिए अगर हमें ग्रामर पढ़नी है। तो अगर हमें ये चीज़ें याद नहीं होंगी तो ग्रामर को समझना बहुत मेरे हिसाब से कठिन लगेगा। तो आप ऐसा करेंगे कि जितने भी टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं उनको याद करना है, मेमोराइज करना है, और उसके बाद जो मेन वर्ब है चाहे आपको 5 दिन लगे 10 दिन लगे, आपको जितना भी टाइम लगे आपको यही करना है कि जो मेन वर्ब है उनको भी याद करना है। क्योंकि अगर हमारी 10 चीज़ें याद है और 11वीं चीज़ याद नहीं है तो हो सकता है हमारा सेंटेंस गलत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि हम इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे तो हमें थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अगर हमें थर्ड फॉर्म याद नहीं है और पूरे नियम जो रूल्स हैं वो याद हैं लेकिन हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म याद नहीं है तो हमारी जो मेहनत है ना, वो जो सूत्र वगैरह जो पैटर्न वगैरह याद है वो सब व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो अगर नॉलेज लेना है तो कंप्लीट नॉलेज ही लेना चाहिए, अधूरा नॉलेज ठीक नहीं रहता। अंग्रेजी में कहावत भी है ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो हमें इनको कंप्लीट ही याद करना है, पढ़ना है अच्छी तरह से, मेहनत करनी है। 2 नंबर का ये नहीं कि 2 नंबर का आएगा छोड़ देंगे। देखो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। 2 नंबर की ग्रामर है, ये पेश हुई, उसके बाद नरेशन आ जाएंगी 3 नंबर की, करेक्ट फॉर्म आ जाएंगी 4 नंबर की, तो है टुकड़ों में लेकिन मिल के लगभग 15 नंबर के लगभग आते हैं। तो इसीलिए अगर हमें चाहिए कि हमें परसेंटेज बनानी है, अब वो 90 बनानी है, तो हमें सभी चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ, जो ये नियम लिखाए हैं मैंने, इनको आपको याद करना है। कौन सा किस में चेंज होता है वो भी याद करना है, तभी हमारे समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। इस प्रकार से पहला परिवर्तन था टेंस संबंधी, वो हो गया। अब पेश वॉइस बनाते समय दूसरा चेंज और होता है जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होता है। जो सेकंड है वो है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, इसमें क्या है, तो सब्जेक्टिव होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव। अगर हमारे वाक्य में एक्टिव इस वाक्य में आई है, आई मी में चेंज हो जाएगी। वी है अस में चेंज हो जाएगी। यू है यू में चेंज रहेगा, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ही है वो हिम में, सी है वो इट में, सॉरी हर में, और जो इट है वो इट में, और दे है वो देन में। और अगर किसी का नेम है वो
वो नेम में रहेगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से दो परिवर्तन हो गए। सेकंड रूप से देख लेते हैं प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। आई होगा, पेशिश बनाएंगे तो मी में चेंज हो जाएगा। वी है, अस में चेंज हो जाएगा। यू है, यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसे रहेगा, यू में रहेगा। उसके बाद में ही आता है, वो हिम में हो जाएगा। सी आएगा, वो हर में। इट आएगा, वो इट में। दे आएगा, वो दैन में। किसी का नेम है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, मेल फीमेल या किसी प्रकार का कोई एनिमल हो, अगर उसका नाम है तो नाम वैसा का वैसा रहेगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से पेशे बनाते हैं तो दो प्रकार के परिवर्तन हो गए। अगर हमारे ये परिवर्तन याद हैं तो ही हम जो वॉइस के नियम हैं उनको समझ सकते हैं, उनको सीख सकते हैं। तो इनको पहले याद करें, उसके बाद आगे के प्रोसीजर पे बढ़ें। ये नहीं सीधे नियम पे चले गए, इनको ये याद नहीं है, देख देख के कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि पेशियों के भी 10-12 रूल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो याद करने पड़ेंगे तो हमारी ये चीज़ तो याद होनी ही चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको मेमोराइज करो ताकि आपके किसी प्रकार का ग्रामर में कोई पॉइंट गलत नहीं हो। और ये पेशियों वैसे नहीं है, ये हमारे जो ऐसे आते हैं उनमें भी काम आते हैं। किसी प्रकार का कोई पैराग्राफ आता है उसमें भी काम आते हैं। तो मतलब इनका रोल तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको आप याद करते रहें। अब पेशवेश बनाते हैं, कैसे बनती है पेशवेश तो आपको बताता हूँ मैं। जो इसके बेसिक रूल हैं, जिनका आधार वो इसका आधार है। कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य में एक्टिविटी का कोई भी वाक्य बनाते हैं, कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसमें सामान्य सी स्ट्रक्चर होती है। लगभग टेंसों में जो सेंटेंस है उनमें यही होती है। लेकिन अगर हम वॉइस की बात करें तो वॉइस में इसमें तो भाई एक्टिव वॉइस है, कर्तृवाची, इसमें सब्जेक्ट का रोल होता है। लेकिन जो पेशी वॉइस होता है उसमें जो ये सब्जेक्ट है ये तो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और तो ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट हो जाता है। क्योंकि वे वॉइस क्या कहती है पेशी वॉइस कि कर्म प्रधान। अब पेशी वॉइस में कर्म प्रधान होगा तो कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी ऑब्जेक्ट की। तो पहले कहेगा ऑब्जेक्ट, ये इसके जो प्रमुख नियम उनमें से है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आगे जाके क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट की जगह किसको रखेंगे हम, ऑब्जेक्ट को। यहाँ ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जैसे हम पढ़ते आए कि भाई सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसी प्रकार वो इस जो पेशवेश बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, अभी हमने पढ़े हैं टेंस संबंधी परिवर्तन। अगर हमारी एक्टिव वॉइस वाक्य में फर्स्ट फॉर्म हो तो हम इज मार लगा देंगे, अगर सेकंड फॉर्म हो तो वाज पर लगा देंगे, वाज पर हो तो वाज पर प्लस आईएनजी लगा देंगे, इस प्रकार से लगा देंगे। उसके बाद में इसके जो प्रमुख नियम इसमें क्या कहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वो इसमें ध्यान रखना कि हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद में कह रहा है कि जो परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता मीन्स ये हुआ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, आ गया। लेकिन ये कहता है कि परिवर्तित करता से पूर्व बाय का यूज करेंगे। तो परिवर्तित करता ये था, ये क्या यहाँ आ गया, तो इससे पूर्व किसका यूज करेंगे, बाय का। इस प्रकार से जो पेशेज का बेसिक रूल होता है वो बन गया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इस प्रकार से फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद बाई है, उसके बाद सब्जेक्ट है। वाक्य अफर्मेटिव का हो चाहे नेगेटिव का हो, उन नियमों के लिए
जो ये रूल है ये बिल्कुल स्थिर है। तो एग्जाम्पल करते हैं इसके, इस सूत्र को फिर से लिख लेंगे। देखिए पहले ऑब्जेक्ट, रूल नंबर 1 है ऑब्जेक्ट प्लस एल वर्ग प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये उन वाक्यों के लिए है जो वाक्य अफर्मेटिव के हों या नेगेटिव के हों। ऐसे वाक्यों के लिए हम ये जो वॉइस है पेशवेज बनाने का ये सूत्र काम में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल he teaches us, he teaches us। अब आइए ये एक्टिव्स हो गया, अब पेशवेज बनाते हैं। पहले क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट लगाइए। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट की मुख्य जो पहचान है, जो मेन पहचान है वो ये है कि वो हमेशा मेन वर्ब के तुरंत बाद में मिलेगा आपको। तो हमारे यहाँ मेन वर्ब क्या है, टीचेज, ये मेन वर्ब है और इसके तुरंत बाद में क्या है ये, और ये क्या है ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है अस। अब अस को हम सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव रूप है। अगर हम इसको सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव रूप नहीं रहेगा, ये इसका सब्जेक्टिव रूप बदल जाएगा। जैसे हम कहते थे बी अस में बदल जाता है तो अस भी में बदल जाएगा, लेकिन कब, जब हम सब्जेक्ट के रूप में उसका यूज करेंगे। तो ये अस है, इसमें चेंज हो गया वी में। उसके बाद में कह रहा है एल वर्ब। अब हम टेंस संबंधी प्रयोग पढ़े थे, उसके ऊपर आते हैं। पहले इस वाक्य को देखते हैं कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू डज हो, हमने भी रूल पढ़े हैं कि वो किस में चेंज हो जाते हैं, इज एम आर में। इसमें चेंज होते हैं इज एम आर में। अब हमें इज एम आर में से लगाना है, इज एम आर का यूज करना है। किसके आधार पे, हमारे ऑब्जेक्ट के आधार पे। हमारा ऑब्जेक्ट था अस, वी में चेंज हो गया। अब वी हमारा जो सब्जेक्ट है इसके आधार पर हमें एल की वर्ब लगानी है। आपने पढ़ा है टेंस में कि आई के साथ एम, ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ इज, बाकी बच गए जो वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन हो उसके साथ आर का यूज करते हैं। तो ये वी प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम किसका यूज करेंगे, आर। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये एल की वर्ब हो गई। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब क्या है, टीच। इसमें जो मेन वर्ब वो है टीच है, टीच है। अब टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट। वर्ब याद होनी चाहिए हमें। अगर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दो टेंस ऐसे हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है। कैसे, वर्ब के आधार पे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल है। अगर हमारे वर्ब याद नहीं है तो हमारे टेंसों में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल है। इसको क्लियर करने के लिए हमें वर्ब याद करनी ही पड़ेगी। तो अब ये टीच, टीच के थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, टॉट, टी ए यू जी एच टी, टॉट। उसके बाद में कह रहा है बाई, ये बाई है। उसके बाद में कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही। और हमने प्रोनाउन संबंधी प्रकरण में पढ़ा है कि ही हो किसमें चेंज हो जाता है, हिम में। तो ये हिम में, तो ये सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो सब्जेक्ट रूप में तो आ नहीं सकता, ऑब्जेक्ट रूप में आएगा तो हिम हो गया, हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्ट तो जो फॉर्मूला है इसको देखेंगे, जैसे गणित में सूत्र होता है उसी प्रकार अंग्रेजी में पैटर्न है, फॉर्मूला है। इसके आधार पे हमने जो शब्द है वो लगाए हैं तो हमारा वाक्य कंप्लीट है और ओके है। ऑब्जेक्ट बिल्कुल, हेल्प वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाई हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया वाक्य। वी आर टोल्ड बाई हिम।
इसमें हुआ है, हमें अंग्रेजी पढ़ाता है, इसमें सब्जेक्ट नाउन था, अब इसमें है वी। ठीक है, इस प्रकार से वॉइस हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। शी ईट्स बनाना, शी ईट्स बनाना। ठीक है, अब देखते हैं आपके मेन वर्ब ये है, इसके बाद वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्या, बनाना, बनाना को लिखेंगे। उसके बाद में क्या है, वही प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या लगाएंगे, बनाना एक पर्सन है, सिंगुलर है, इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, EATEN। उसके बाद में कह रहा है बाई, ये बाई का यूज कर दिया। उसके बाद में कह रहा है सब्जेक्ट सी है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हर में। बनाना इज ईटन बाई हर, ये बेसिक हो गया। अगर मैं इसको बनानास कर देता, इसके एस ओ लगा देता, तो यहाँ क्या आ जाता, आर, क्यों, वो प्लूरल हो गया और वो एडवर्ब आर। और एग्जांपल देखते हैं। I sang a song yesterday। अब देखो टेंस कौन सा है, पहचान करेंगे। सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म में तो पास्ट इंडेफिनिट है। अगर वैसे नहीं पता तो याद हो इधर एडवर्ब है yesterday, और हमें पता है जिस वाक्य में yesterday शब्द आ जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है, और उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो हमें ये क्लियर हो गया कि टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब कह रहा है क्या है, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब ये है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ए सॉन्ग। आई सैंग ए सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया, क्या गाया, गाना। अगर वैसे वो नहीं आए तो मैं आपको एक खंड और बताता हूँ। आप जो वाक्य है उस वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न बनाइए। यह है आई सैंग ए सॉन्ग यस्टरडे, कल मैंने एक गाना गाया। कल मैंने क्या गाया, आंसर आ रहा है एक गाना, तो 100% मान के चलिए कि जो वर्ड से प्रश्न बनता है और उसका आंसर आता है तो उसमें निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट है। एक हूम, WHM, हूँ मैंने किसको, इससे अगर आता है तो उसमें ऑब्जेक्ट है। ये क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट वाक्य में है या नहीं है। जैसे हिंदी में होती है ना सकर्मक और अकर्मक क्रिया, उसी प्रकार ये इंग्लिश में है, कर्म है तो सकर्मक है और कर्म नहीं है तो अकर्मक है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ए सॉन्ग कह रहा है, ऑब्जेक्ट लगाइए। ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है तो लगा देते हैं ए सॉन्ग। उसके बाद में कह रहा है हेल्पिंग वर्ब सैंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होती है, वाज वर्ब में। तो वाज वर्ब में ऑब्जेक्ट देखो ए सॉन्ग है तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वाज। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सेंग, संग, तो ये थर्ड फॉर्म रहेगी इसकी संग। उसके बाद में कह रहा है बाई, उसके बाद में कह रहा है सब्जेक्ट आई मीन। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, जो शेष है वो क्या रह गया, अदर्स वर्ड क्या रह गया, यस्टरडे। हम इसको याद रख देंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं इनको लास्ट में लगाए तो ज़्यादा बेटर है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ही लगते हैं, तो हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उनमें आपको बता देंगे।
तो ये जो पेसेज था आई सेंग ए सॉन्ग यस्टरडे, इसका पेसेज हो गया ए सॉन्ग वाज संग बाय मी यस्टरडे। उसके बाद और लेते हैं आई शैल हेल्प, आई शैल हेल्प यू। अब वाक्य देखते हैं। टेंस कौन सा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। टेंस पहचानने में प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में दिक्कत आती है, बाकी जितने भी टेंस हैं उनमें बिल्कुल उनके हेल्पिंग वर्ब आती है और क्लियर हो जाता है कि ये टेंस है कौन सा है। अब इसमें देखते हैं क्या है सेल, और हमने पढ़ा है सेल और विल किस टेंस की सहायक क्रिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट की। और हमने ये भी पढ़ा है कि सेल और विल हो तो किस में बदल जाता है, सेल भी विल भी में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। आप देखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, मेन वर्ब ये है तो ऑब्जेक्ट कौन है, ये हो गया। तो हम पहले लिखेंगे यू, उसके बाद में कह रहा है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कहते हैं क्या है, सेल। अब हमने ये भी पढ़ा है आई के साथ सेल आता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल आता है। तो हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में था जो यू, सब्जेक्ट के रूप में हो गया। अब हमें पता है यू के साथ सेल नहीं आता, विल ही आता है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे विल। उसके बाद में क्यों हमें पता है सेल भी किसमें बदलता है, सेल भी और विल भी में। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प। उसके बाद में बाय, उसके बाद में कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है आई, आई किसमें बदल जाएगा, आई शैल हेल्प यू, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हो गए। और देखते हैं राम हैज राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, बाकी लिख दिया है। टेंस कौन सा है, क्लियर हो रही है बिल्कुल, हैज, हैज जब किस टेंस की सहायक क्रिया है, प्रेजेंट परफेक्ट की। अब पेसिव बनाएंगे तो हैज बीन हैव बीन, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब कह रहा है पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैन वर्ब ये है, मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ये है हिज वर्क। उसके बाद में कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, हैज है तो हैज बीन, हिज वर्क सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज बीन आया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें में जो मैन वर्ब है वो तलाशने की आवश्यकता ही नहीं है कि इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि परफेक्ट टेंस होता है उसमें थर्ड फॉर्म आती है, तो उसको जैसा है वैसे के वैसे लिख देंगे, COMPLETED, कंप्लीटेड, हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। उसके बाद में बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है, हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय राम। इस प्रकार से समझ में आ रहा है, तो हो गया। आगे जैसे नेगेटिव वाक्य हो, he does not help me, ये वाक्य लिख दिया मैंने। अब इसके बाद की बेसिस सुनाई तो अगर वाक्य में नोट है तो हमें बस ये करना है कि तीसरे नंबर पे नोट है तो ये सूत्र है, इसमें भी तीसरे नंबर पे क्या लगा देंगे, नोट।
अगर वाक्य नेगेटिव आ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर तीसरी पोजीशन पे नोट है तो हम हमारा जो पेशिश का जो फॉर्मूला है उसमें भी थर्ड पोजीशन पे नोट को लगा देंगे, वाक्य कंप्लीट हो जाए, उसको चेंज नहीं कर देंगे। अब जो इसमें मेन वर्ड ये है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी किसमें चेंज हो गई, आई। ठीक है, अब ये कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, देखो क्या है, डज मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब इज एम, क्योंकि टेंस संबंधी जो चेंज था उसमें बताया था कि जो डू डज हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो किसमें चेंज हो जाते हैं, इज एम आर में। और हमें पता है कि आई के साथ एम यूज करते हैं, ये एम। उसके बाद नोट, ये नोट हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट ही, I am not helped by him, he does not help me, I am not helped by him। इस प्रकार से ये नोट हो तो थर्ड पोजीशन पे नोट, अगर वाक्य में नोट नहीं है तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, अब वाक्य वही हो गया इसका। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर ने तो हमें नेगेटिव का बताया नहीं, अफर्मेटिव का बताया, तो ये नोट आ गया तो कहाँ लगाएंगे, तो हमें वही पोजीशन करनी है, थर्ड पोजीशन की। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज हमने वो शुरू की हैं और वो इसका एक नियम पढ़ा भी है हमने, जो पेशवेज का बेसिक रूल है, और एग्जाम में लगभग एक एग्जाम्पल ऐसा आता भी है। वैसे नियम सारे पढ़ाएंगे जितने भी हैं, लेकिन जो पहला है, जो इसका बेस है वो यही है। अगर हम ये नहीं आएंगे तो आगे की तो आना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो टेंस संबंधी परिवर्तन है और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है उनको जितना हो सके याद करें, लर्न करें, रटें और अच्छा रिजल्ट दें। अब इसके जो शेष नियम है हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।